नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 3, जिसका टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो हमारा है वो थियोरेटिकल टॉपिक है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि थियोरेटिकल टॉपिक जो है वो हम बाद में कवर करेंगे, जो प्योर थ्योरी होगा। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ टॉपिक मैं अभी ले रहा हूँ ताकि आगे के चैप्टर्स पढ़ने में थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है ना। तो इसी में एक चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ठीक है, ये चैप्टर 1 का यूनिट 3 है। तो इसे हम जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, इसी तरह कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, हम ये समझेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कंसेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे एक्सपेंडिचर्स होता है ना, तो एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या टाइप होता है। ठीक है, तो एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बताया गया है ना, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है, इसे हम एक्सपेंस भी कहते हैं। हमने पढ़ा था ना रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। तो एक्सपेंस मैंने बताया था पहले। ठीक है, तो यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही, ठीक है, एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ये जो होता है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा अभी हमने ये समझा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी अल्टीमेटली ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, किस आधार पर, बेस्ड ऑन बेनिफिट्स कंज्यूम्ड। तो ये कैसा होता है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है ना, तो देखिएगा, जैसे इसमें मैं बता देता हूँ, हम आगे सीखेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में, तो उसमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, तो वो टी शेप का होता है। तो इसमें ना दो साइड होता है। ठीक है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है ना, वो हमारा डेबिट साइड होता है। ठीक है, और राइट हैंड साइड वाला जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना। अब ये जो डेबिट वाला साइड है, यहाँ पर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाता है। और राइट साइड जो है क्रेडिट साइड, यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना। और रेवेन्यू और एक्सपेंस माइनस करने के बाद ना, हम यहाँ पर लास्ट में प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था पहले, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, हालांकि ये जो होता है लास्ट में नेट प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, हम आगे सीखेंगे। तो अभी फिलहाल तो जानिए कि प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऐसे निकलता है ना यहाँ पर। तो इसके साथ बैलेंस शीट भी बनता है। ठीक है, जो बैलेंस शीट बनाया जाता है, तो ये भी टी शेप का होता है यहाँ। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसका दो साइड होता है। राइट हैंड साइड जो होता है ना, वो एसेट साइड होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो लायबिलिटी साइड होता है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था कि जैसे एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए फर्नीचर है। ठीक है, आपने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया, 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया था। तो एक बात समझिए, फर्नीचर से जो बेनिफिट मिलेगा फर्नीचर खरीद के, आपका मान लीजिए कपड़ों का बिजनेस है, तो फर्नीचर आपका स्टॉक तो होगा नहीं, ये गुड्स तो है नहीं। ठीक है, अब गुड्स क्या है ये हम पहले समझा चुके हैं। ठीक है ना। तो फर्नीचर हमने क्यों परचेज किया, ताकि बिजनेस में यूज़ कर सके, इसको रीसेल नहीं करना है, इसको यूज़ करना है। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है।
अब ये 50,000 का हमने परचेज कर लिया। तो जैसे फ़ोन खरीदते हैं, जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आप एस्टिमेट करते हैं ना कि इस फ़ोन को मैं कितने साल चला लूँगा, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, आप एस्टिमेट कर लेते हैं ना पहले से कि मैं कितना चला लूँगा। एक्चुअल लाइफ टाइम हमें नहीं पता होता है कि कितना साल चलेगा, लेकिन एक एस्टिमेशन तो रहता है ना माइंड में कि मैं इतने साल तो चला लूँगा। उसी तरह फर्नीचर होता है ना, जो फिक्स एसेट है, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ रहेगा हमारे बिज़नेस में। तो हम इसमें भी एस्टिमेट करते हैं ना कि फर्नीचर मैं कितने साल चला सकता हूँ, ठीक है? तो मान लेते हैं इस एग्जांपल में कि ये 5 साल चलेगा। अब बताइए, ये फर्नीचर आज तो 50,000 रुपया का खर्चा कर दिया, ठीक है? 50,000 रुपया पे करके फर्नीचर परचेस कर लिया, लेकिन क्या इसका बेनिफिट सिर्फ इसी साल मिलना है? नहीं, अगले 5 साल तक मिलेगा, है ना? हम एस्टिमेट यही कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल तक मैं बेनिफिट लूँगा। तो क्या इसका ये जो 50,000 का खर्चा है, इसको इसी साल का अकाउंटिंग में एक्सपेंस मान लिया जाए? जैसा हमने पहले सीखा था कि नहीं, इसको हम इसी साल नहीं मानेंगे, क्योंकि 5 साल बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका जो खर्चा है इसको 5 साल में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे ये फर्नीचर जो परचेज किया है, ऐसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं बताऊंगा कैसे है, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये कहाँ गया? बैलेंस शीट के ऐसे साइड में गया, है ना? तो ये आज है। एक बात समझिए, जब इसका 1 साल बेनिफिट ले लेंगे, 1 साल बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा, तो जितना बेनिफिट ले लिया है, तो 5 साल के हिसाब से, 5 साल का एस्टिमेशन से 1 साल का बेनिफिट ले लिया है, तो 1 साल का जो खर्चा बनता है, क्योंकि बेनिफिट कंज्यूम हो चुका है, तो उतना खर्चा जो है हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना होगा, ठीक है? जब हम अगले साल, जब ईयर एंड में ना इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, तो फिर देखिए कैसा होता है, ठीक है? तो उसमें दिखाते हैं ना, यहाँ पे लेस करते हैं, ठीक है? लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट दिखाते हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन करके दिखाते हैं, और यहाँ दिखाएंगे कि 10,000 रुपीज़ माइनस कर दिया जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि 5 साल का एस्टिमेशन में 1 साल बेनिफिट यूज हो चुका है, तो 1/5 खर्चा जो है 10,000, उसको हम हटा देंगे, ठीक है? तो अब कितना वैल्यू रह जाएगा इसका? 40,000 रुपया। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी दिखा था, ठीक है? इसके बारे में हमने जाना था। अब बात आता है कि ये जो 10,000 रुपया हमने यहाँ से हटा दिया, बैलेंस शीट का एसेट साइड से हटाकर हमने कहीं तो भेजा होगा ना, समझ रहे हैं? इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ भेज देते हैं, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़, ठीक है? यहाँ भेज देते हैं। तो ये बात समझ में है ना? यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्नीचर का, जो 50,000 रुपीज़ था, ठीक है, वो बैलेंस शीट का ऐसे साइड में तो गया, लेकिन ओवर द पीरियड, ठीक है, ओवर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है? जैसे जैसे हम बेनिफिट कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे ये चला जाएगा। तो एक दिन, अभी तो 10,000 गया है, फिर अगले साल 10,000 जाएगा, फिर अगले साल 10,000 जाएगा, ऐसे करते करते वो जो 50,000 का पूरा अमाउंट था ना, वो पूरा का पूरा जो पहले बैलेंस शीट के ऐसे साइड में आया था, वो पूरा पीएनएल में चला जाने वाला है, ठीक है ना? यहाँ पीएनएल शॉर्ट में लिखा हूँ, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आया आपको? उसी तरह फिर रिसीट होता है, ठीक है? तो रिसीट क्या होता है? रिसीट में भी यहाँ पर, रिसीट क्या होता है हमने पहले सीखा था, ठीक है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसको रिसीट कहते हैं, ठीक है? तो इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है, एक है रेवेन्यू रिसीट, ठीक है ना? एक है रेवेन्यू रिसीट और एक है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को ना हम रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है? यही है हमारा रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या है ऊपर बता दिया, ठीक है? ये हमारा रेवेन्यू है। ये जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है? क्रेडिट साइड जो होता है ना, ये वाला हमारा, ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में यहाँ जाता है, ठीक है? ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? और कैपिटल रिसीट जो होता है, ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जो है डायरेक्टली नहीं जाता, तो इसके बारे में हम बाद में एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, कैसे होता है। तो ये ओवरव्यू था। तो सर क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है और रिसीट है, इसका बाइफर्केशन करना क्यों है, इसका क्लासिफिकेशन करना क्यों है कि ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, ये करना क्यों है हमें? तो समझेंगे इस बात को। जैसे बिजनेस का एक इन्फिनाइट लाइफ साइकिल होता है ना, लाइफ टाइम होता है, बहुत लंबा समय चलता है, तो हम उतना लंबे समय तक वेट कर थोड़ी करेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या है, लॉस है क्या है, हम तो उसके लिए थोड़ी वेट करेंगे। अब कोई बिजनेस है 10 साल, 20 साल या 50 साल या 100 साल चल रहा है, तो बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये हम कैसे जानेंगे?
तो क्या ये बिजनेस एंड होने तक वेट करेंगे? तो ये तो उतना ठीक नहीं है ना। तो क्या करते हैं, हमें उस इन्फिनाइट लाइफ टाइम को ना छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड में बांट दिया जाता है, ठीक है। जनरली अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो होता है वो 12 मंथ्स है, 1 साल का होता है, ठीक है। तो हर अकाउंटिंग पीरियड में ना हमें पता करना होता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, ये कितना हुआ है, तो हम ये एसेस करना होता है। तो ये कब करना होता है? ये हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी कि एग्जांपल कहूँ तो हर 1 साल के बाद, ठीक है। 1 साल जब खत्म हो जाएगा तो हमें जानना होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, ठीक है। परफॉर्मेंस हमारा कैसा रहा है, कहने का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा कैसा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम जब मेजर करते हैं तो प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर रेवेन्यू आता है क्रेडिट साइड में, यहाँ एक्सपेंस होता है। तो सेम ईयर का रेवेन्यू, ठीक है, और सेम टाइम का जो सेम ईयर का एक्सपेंसेस माइनस किया जाएगा, इस साइड में एक्सपेंसेस लिखा जाता है ना। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया आज 50,000 का, लेकिन इसका बेनिफिट मिलना है 5 साल के लिए। अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट 50,000 रुपया यहाँ दिखा देंगे खर्चा के रूप में, एक्सपेंस के रूप में, तो देखिए क्या होगा। पहला ईयर में तो खर्चा आपका बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा। लेकिन अगले साल में जो है वहाँ पर 50,000 का खर्चा तो फिर दोबारा नहीं दिखाएंगे ना। पहले साल में आपने दिखा दिया 50,000 का पूरा, तो अगले 4 साल में तो आप तो कुछ दिखाने के लिए बचेगा नहीं। तो क्या होगा ना कि पहला यहाँ पे आपने 50,000 पहले साल में दिखा दिया, तो लॉ खर्चा बहुत ज़्यादा दिखेगा और लॉस आता हुआ दिखेगा या फिर प्रॉफिट कम दिखेगा। लेकिन यही अगले साल में फिर आप, क्योंकि 50,000 आप दिखेगा नहीं, बिल्कुल भी वो तो जीरो रहेगा, तो आपका खर्चा बहुत कम दिखेगा और प्रॉफिट इन्फ्लेटेड दिखेगा। समझ में आ रहा बात? इससे क्या हो जाएगा ना, ये फिर मिसमैच हो जाता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर बाइफरकेशन करना जरूरी होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ताकि उसको सही प्लेस में हम उसको ले जा सके, ठीक है ना। जो पीएनएल में ले जाना है उसको पीएनएल में ले जाएंगे, जो बैलेंस शीट में रखना है उसको बैलेंस शीट में रखेंगे। तो आ रहा है बात समझ? तो इसलिए ये बनाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये बाइफरकेशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कि वाई दिस डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। और इस टॉपिक का ना, इस यूनिट का मेन डिस्कशन यही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही था हमारा मेन डिस्कशन है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अभी हम समझेंगे। ये नोट्स जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इसको हमें समझना है। तो हमें कैसे पता करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कोई एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल नेचर का है या नहीं, इसके लिए हमें 3 चीज़ें चेक करना है। क्या? 3 चीज़ें चेक करना है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी अगर पूरा होता है ना तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, अगर कोई नहीं आता है तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्या है, पहला यहाँ बता रखा है कि जो एक्सपेंडिचर, अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर किया है उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है। खर्चा करेंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पे किया, तो एक्सपेंस किया, तो आपको कुछ बेनिफिट तो मिला होगा ना, आपने स्टाफ से काम कराया होगा, है ना, मैन पावर यूज़ किया वहाँ पर, तो आपको अगर कुछ खर्चा करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो जो एक्सपेंडिचर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे, ठीक है, लंबे समय के लिए बेनिफिट दे, उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सर लॉन्ग टर्म कितना कितना को मैं लॉन्ग टर्म मानूँ, मतलब 5 साल, 10 साल, 6 महीना, 2 महीना, मैं कितना पीरियड को लॉन्ग टर्म मानूंगा। तो लॉन्ग टर्म उसे माना जाता है जो 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है। अगर अकाउंटिंग पीरियड हम जनरली 12 मंथ्स का मानते हैं ना, तो 12 मंथ से ज़्यादा जो हो जाए, ठीक है, 12 मंथ्स से ज़्यादा का बेनिफिट जो दे, वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपीज़ का, तो उसका बेनिफिट कितने समय के लिए मिलेगा? 12 महीने से ज़्यादा ज़्यादा ही मिलेगा ना, है ना। तो क्योंकि 12 मंथ से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो फर्नीचर जो फिक्स एसेट है हमारा, जब उसको परचेज करेंगे तो यहाँ एग्जांपल दे रखा है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है।
अब वो टेंजिबल भी हो सकता है, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, या इनटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ठीक है। ये भी हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट देता है, ठीक है। अब एक बात नोट कीजिए यहाँ पे ना मैंने लिखा है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार के लिए फर्स्ट टाइम एक्वायर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेकेंड हैंड भी खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, ठीक है, तो वो तो आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही है ना। भले वो पहले किसी ने परचेज किया था, यूज़ किया है, लेकिन आपने सेकेंड हैंड परचेज किया, तो आपके लिए तो वो फर्स्ट टाइम ही है ना। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्विजिशन करते हैं, अगर सेकेंड हैंड भी करते हैं तो उसको फिक्स एसेट में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं इसको आराम आराम से समझाता हूँ। अब यहाँ जो है ना प्लस साइन दे रखा है मैंने, इसमें ना ये जो एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट जो है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ट्रीट करते ही है, लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ और भी खर्चा हो जाता है जो इसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, समझ रहे बात इसको। तो उससे ना जो फिक्स एसेट परचेज करने से जो फिक्स एसेट परचेज करने के साथ साथ जो खर्चा होता है, ठीक है, उसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहते हैं। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है क्या है एक्चुअल में, समझिए। जो खर्चा, ठीक है, मान लीजिए आपने मशीन खरीदा, ठीक है, मशीन खरीद लिया, सप्लायर के पास है मशीन। अब मशीन तो वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक आपके फैक्ट्री में आएगा नहीं तब तक तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं है ना। तो उसको उस मशीन को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज देना होगा, ठीक है। वहाँ जो लेबर होगा वो लोड करेगा, फिर यहाँ के अनलोड करेगा, तो लेबर का खर्चा जो वेजेस पे करेंगे वो है, ठीक है। फिर लाकर इंस्टॉल करेंगे, है ना। फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे कि ठीक सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, एक बार टेस्ट करेंगे ना कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सेटअप करने का खर्चा रहता है, ठीक है, टेस्ट करने का खर्चा रहता है। तो ये सारा जो खर्चा है ये क्यों किया जा रहा है, ये खर्चा किया जा रहा है उस मशीन को रेडी फॉर यूज़ करने के लिए, उस मशीन को यूज़ करने के कंडीशन तक लाने के लिए खर्चा किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होता है, जो उस फिक्स एसेट के परचेज से कनेक्टेड है, उसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। आ रहा है बात समझ में। तो इसमें ना एग्जांपल्स दे रखा है बहुत सारा, क्या क्या होता है, ठीक है। तो वेजेस होता है, जैसे मैंने बताया कि मशीन को गाड़ी में लोड करना, फिर लाके यहाँ पे अनलोड करना, तो उसका लेबर को वेजेस पे किया है, ठीक है। तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा उस मशीन के कॉस्ट के साथ में। आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, वेजेस जो है ना इंडिपेंडेंटली, अगर आपने लेबर का खर्चा पे किया है, ठीक है, लेबर कॉस्ट पे किया है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो वो अपने आप में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड है, किससे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, तो ये क्यों किया गया है, उस मशीन को रेडी टू यूज़ कंडीशन तक लाने के लिए किया गया है ना। अगर मशीन नहीं खरीदता, ठीक है, तो ये भी नहीं किया जाता ना, समझ रहे बात को। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में, ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसलिए ये भी कैपिटलाइज हो जाता है। अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो ये रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है, तब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो क्या क्या एक्सपेंडिचर है, तो वेजेस समझा दिया, ठीक है। कैरेज होता है, उस मशीन को गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लाना, ये कैरेज का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन का खर्चा लगेगा, वहाँ पर जो फैक्ट्री साइट है जहाँ पर मशीन को यूज़ करना है वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है ना, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एसी परचेज करके लाया, ठीक है, ऑफिस के लिए, तो एसी को आप लेबर बुलाकर उसको फिट करवाएंगे ना, इंस्टॉल करवाएंगे ना, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा लगता है, ठीक है। और आगे दे रखा है ट्रैवल एक्सपेंस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ये क्या होता है, जैसे समझ लीजिए आपको मशीन परचेज खरीद करने जाना था, या फिर सिंपल के लिए आपको मान लीजिए आपको ऑफिस के लिए एसी परचेज करने जाना था। तो अब जो एसी का दुकान होगा वो आपके घर के बगल तो नहीं होगा, या आपके ऑफिस के बगल तो होगा नहीं, कहीं दूर होगा। तो वहाँ पर ट्रैवल करके जाएंगे ना, तो जब ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, वो ट्रैवलिंग का खर्चा क्यों कर रहे हैं, उस एसी को परचेज करने के लिए कर रहे हैं ना। अगर एसी परचेज नहीं करना होता तो आप ये ट्रैवलिंग का भी खर्चा नहीं करते। तो ये ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है ये परचेज ऑफ एसी से कनेक्टेड है,
इसीलिए इसको भी उसके साथ कैपिटलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। उसी तरह ना टैक्सेस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए टैक्स जो कौन सा टैक्स लिखा गया है, ठीक है। यहाँ जो टैक्स है ना, टैक्स जो है नॉन रिफंडेबल वाला लिखा गया है, नॉन रिफंडेबल। अब देखिए जीएसटी पढ़ेंगे जब आप सीए इंटर में तो आपको और से समझ में आएगा। जब टैक्सेस पे, जब आप कुछ मान लीजिए एसी परचेस करते हैं, ठीक है। तो एसी जब परचेस करते हैं ना तो बिलिंग में जो होता है तो साथ साथ आप जीएसटी भी पे कर देते हैं, उसमें टैक्स पे करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि वो टैक्स का जो आपको रिफंड मिल जाता है बाद में जाकर, ठीक है, जिसे क्लेम कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो वो टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है, तो वो डिपेंड करता है कब मिलता है कब नहीं मिलता है, तो वो उस सब्जेक्ट का मुद्दा है, ठीक है। मान लीजिए आपने परचेज के साथ साथ टैक्स पे किया था और वो टैक्स आपको नहीं मिलने वाला है वापस, तो वो आपका खर्चा माना जाएगा, ठीक है। वो मान लिया जाएगा कि वो एक्सपेंस हो चुका है। लेकिन अगर मिलने वाला है तो उस पर एक्सपेंस नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्या आता है, रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड एसेट। आपने मान लीजिए सेकेंड हैंड मशीन परचेस किया है, ठीक है। तो सेकेंड हैंड मशीन परचेस किया है और उस पर रिपेयरिंग करवाया है आपने, ठीक है। मशीन आपने मान लीजिए एसी परचेस करके लाया था सेकेंड हैंड, उसमें थोड़ा कुछ खराबी था तो उसको रिपेयर करा के ठीक कर लिया, अब आपका वो रेडी फॉर यूज़ है। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर रिपेयर का खर्चा जो है ये अपने आप में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन फिर इसको क्यों कैपिटलाइज किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले बताया था ना कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट आप कैसे देखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सेकेंड हैंड तो है, लेकिन आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है ना। अब आपने फर्स्ट टाइम सेकेंड हैंड मशीन खरीद लिया और उस पर रिपेयर करवा रहे हैं, तो वो रिपेयर क्यों करवाया जा रहा है, सिंपल सा बात है, रिपेयर करवाया जा रहा है ताकि वो रेडी फॉर यूज़ कंडीशन में आ जाए, इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक बार रेडी फॉर यूज़ कंडीशन में आ चुका है और उसके बाद फिर कभी ख़राब हुआ और फिर रिपेयर करवाते हैं, तो वो वाला जो रिपेयर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो परचेस किया था और उसको रेडी फॉर यूज़ कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर का खर्चा किया है, तो वो वाला जो होगा कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना, ठीक है ना। उस मशीन के साथ में उसको कॉस्ट को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह लीगल फीस होता है। अब लीगल फीस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग परचेस किया, अब बिल्डिंग का रजिस्ट्री करवाने के लिए आपने कुछ लीगल फीस दिया है, तो ये लीगल फीस जो है उस फिक्स एसेट का कॉस्ट से कनेक्टेड है, तो इसको भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है, ठीक है ना। फिर ये देखिए, ये आईसीआई बहुत बार रिपीट किया हुआ इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो एक बात समझिए, कई बार होता है ना बिल्डिंग बन रहा होता है, ठीक है। अब बिल्डिंग बन रहा है तो उसके आसपास ही ना क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो झोपड़ी होता है ना वो बना दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो वर्कर्स है ना वो वहाँ पर रह सके, ठीक है। तो उन वर्कर्स के लिए रहने के लिए छोटा छोटा झोपड़ी बनाया गया है ताकि वो वहाँ पर डेली बेसिस पर काम करे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क करे वहाँ पर। तो वो जो हट बनाया गया है, ठीक है, वो जो झोपड़ी बनाया गया है, क्या वो परमानेंटली बनाया गया है, नहीं, वो तो फिर कुछ समय बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेरी हट जो है ना, अब क्योंकि ये जो झोपड़ी का बनाने का खर्चा है ये मेन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, उससे कनेक्टेड है। अगर मेन बिल्डिंग नहीं बनाना होता तो ये झोपड़ी भी नहीं बनाते, ठीक है। तो ये जो खर्चा है अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो क्योंकि ये मेन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स जो है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और साथ ही इसका जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, मतलब जब मेन बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा और फिर अब वहाँ पर लेबर का रहने का कोई काम नहीं है, तो उन झोपड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको सफाई कर दिया जाएगा, वहाँ पर हटा दिया जाएगा, उसमें भी खर्चा लगेगा हटाने का, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है। फिर आता है ट्रायल रन एक्सपेंसेस। ट्रायल रन एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एसी परचेज करके लाया और ऑफिस में लगा दिया, इंस्टॉल हो चुका है, तो एक बार होता है क्या ना कि उसको एक बार टेस्टिंग करते हैं, या फिर चलिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब ट्रायल रन एक्सपेंसेस क्या होता है इसको समझिए। ट्रायल रन एक्सपेंसेस में ना, जैसे मान लिया आपने मशीन परचेज करके लाया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ प्रिंटर का, ठीक है, आपने प्रिंटर लाया ऑफिस के लिए, उसको ऑफिस में सेट कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे,
पहले कुछ पेजेस को प्रिंट करके चेक करेंगे ना, तो उसमें वो जो पेजेस यूज़ हो रहा है उसका भी तो कोई कॉस्ट है, पेजेस का भी तो खर्चा हुआ है कुछ। तो वो पेजेस क्यों आपने यूज़ किया? पहली बार प्रिंट करके आपको मेन काम नहीं था, आपने बस क्या किया, उसको टेस्ट करने के लिए कि प्रिंटर कैसा काम कर रहा है, किस क्वालिटी का प्रिंटिंग दे रहा है, उस इसलिए उस पेज को और इंक को यूज़ किया है। तो वो ट्रायल रन एक्सपेंस जो होता है वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा उस प्रिंटर के कॉस्ट के साथ में। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अमाउंट स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग लाइसेंस। ठीक है, मान लीजिए आपको सिनेमा घर खोलना है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस के लिए आपने खर्चा किया, अब लाइसेंस मिल गया है ना, सक्सेसफुल है, तो आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन वो अगर अनसक्सेसफुल हुआ, खर्चा हो चुका है लेकिन लाइसेंस मिला नहीं ठीक से, ठीक है ना, लेकिन खर्चा हो गया था, तो अनसक्सेसफुल है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है ना, अगर वो सक्सेसफुल है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है ना, तो अभी हमने यहाँ पे क्या समझा कि पहला जो था एक्सपेंडिचर दैट जनरेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जो एक्सपेंडिचर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे, यानी कि जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट अगर हमें देता है, मोर देन 12 मंथ्स का बेनिफिट अगर हमें मिलता है उस खर्चे से, तो उसको भी हम कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था हमने एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट परचेज करने के लिए जो खर्चा लगा और उसके साथ साथ जो उसका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जो उससे कनेक्टेड है, ठीक है, उस फिक्स एसेट को रेडी फॉर यूज कंडीशन तक लाने के लिए जो जो खर्चा किया गया है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। तो ये हमने अभी समझा, इसको ना एक एग्जांपल लिख के समझा देता हूँ और अच्छे से। ठीक है, तो अब आप भी साथ में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है परचेस ऑफ मशीनरी, मान लीजिए मशीन परचेज किया 10 लाख रुपया का, ठीक है, लेकिन साथ में सिर्फ मशीन का 10 लाख का खर्चा नहीं होगा इसमें, इसके अलावा और भी होगा। मशीन को खरीदने जाने के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ मैनेजर फॉर परचेस ऑफ मशीन, ठीक है, फॉर परचेस ऑफ मशीन, मान लीजिए ये 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, इसके साथ मशीन को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा हुआ है, मशीन को अपने फैक्ट्री तक लाने का खर्चा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन, ये भी खर्चा हुआ, तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि ये परचेस ऑफ मशीन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ठीक है ना, मान लीजिए ये 40,000 रुपीज़ है, अभी इतने रखते हैं, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो ये मिलाया जाए तो ये हो जाएगा 11 लाख रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल खर्चा हुआ है 11 लाख रुपया। ठीक है, तो ये पूरा को कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर टू बी कैपिटलाइज्ड, टोटल जो है 11 लाख रुपया का कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो पहला कंडीशन हमने देखा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। ठीक है, अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्सपेंडिचर्स दैट एनहेंस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एसेट्स, जो एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, ठीक है, उसका एफिशिएंसी बढ़ा दे, तो वो भी अगर कोई खर्चा आपने किया है जिससे मशीन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसको हम एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल लिखिएगा साथ में। एग्जांपल, मशीन कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज has
स्टैंडर्ड आउटपुट कैपेसिटी ऑफ 100 यूनिट्स। ठीक है, मान लीजिए एक सिलाई मशीन है, ठीक है। अब वो सिलाई मशीन मान लीजिए 5 लाख रुपए का है, तो उसका जो आउटपुट कैपेसिटी है, ठीक है, 1 महीने का मान लेते हैं कि 1 महीने में ना वो 100 यूनिट्स 100 कपड़ा बना सकता है, ठीक है, 100 कपड़ा बना सकता है 1 महीने में, या चलिए मान लीजिए 1 हफ्ते में, ठीक है, कई कुछ ही मान सकते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं 1 महीने में ये 5 लाख का मशीन जो है 100 कपड़ा सिलाई कर सकता है, ठीक है, 100 कपड़ा सिलाई कर सकता है, ये इसका पाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अभी शुरुआत में क्या रहेगा, इसको एक टाइमलाइन समझते हैं, ग्राफ होता है ना, ये जो है एक्स एक्सिस जो होगा इसको मान लेते हैं टाइम है, ठीक है, और ये जो है आउटपुट है, ठीक है ना। अब शुरुआत में क्या है, जब नया नया है तो ये कितना बना सकता है, 100 यूनिट्स बना सकता है, ठीक है, 100 यूनिट्स बना सकता है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, और जैसे जैसे यूज़ होगा, यहाँ पे टाइम से अच्छा ना यूज़ लिखते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे यूसेज होगा इसका, तो क्या होगा ना, इसका जो है कैपेसिटी गिरेगा, ठीक है, मान लीजिए गिर के कैपेसिटी अब 80 यूनिट्स तक आ गया, कि मतलब अब मशीन का वेयर एंड टियर होता है ना, थोड़ा सा खराबी होता है, तो अब वो 80 यूनिट्स पर आ चुका है, ठीक है, इतना मान लीजिए 80 यूनिट्स तक, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर इसको रिपेयर कराया, ठीक है, यहाँ आपने इसको रिपेयर करा दिया, और रिपेयर में आपको खर्चा हुआ है, मान लेते हैं 40,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है, ठीक है, और रिपेयर 40,000 का किया, इससे क्या हुआ ना, आपका मशीन का कैपेसिटी फिर इंक्रीज करके 100 पर आ गया, ठीक है, फिर से इंक्रीज करके 100 यूनिट्स तक आ चुका है अब। तो ये जो है, इससे क्या हुआ, ये रिपेयर करने से कैपेसिटी जो इंक्रीज हुआ, लेकिन 100 पहले था, अभी भी 100 तक आया वापस, ठीक है। तो इस ये जो है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये जो रिपेयर है, ये जो है, इससे इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मतलब इस रिपेयर को कहते हैं कि ये रिपेयर क्यों किया गया है, ताकि एफिशिएंसी जो है या अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन किया जाए, एनहेंस नहीं, मेंटेन किया जाए, ठीक है, पहले 100 था, कम हो रहा था, तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए खर्चा किया गया है, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे हम समझेंगे, और साथ साथ बनाइएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, जैसे जैसे यूसेज होगा वैसे वैसे इसका कैपेसिटी गिरेगा, है ना। ये वाला जो है ये आउटपुट है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पहले जो इसका स्टैंडर्ड कैपेसिटी था 100 यूनिट्स बना पाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे यूज़ हुआ, यूज़ होते 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 अब ये 80 तक आ चुका है, ठीक है, 80 यूनिट्स तक आ चुका है, क्योंकि वेर एंड टियर होगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर रिपेयर करवाया, और ये जो रिपेयर कराया आपने, ये मेजर रिपेयर कराया है, ठीक है, बड़ा रिपेयर कराया है। अब इस मेजर रिपेयर में आपका खर्चा लगा, मान लेते हैं 1 लाख रुपये का, ठीक है, और इससे क्या हुआ, इस मेजर रिपेयर करवाने की वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होके अब मान लेते हैं कि 120 यूनिट्स का कैपेसिटी हो चुका है। स्टार्टिंग में कितना था, 100 यूनिट्स बनाने का कैपेसिटी था। अब इस मेजर रिपेयर के कारण अब 120 यूनिट बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटी मेंटेन नहीं किया जा रहा है, अर्निंग कैपेसिटी जो है वो मेंटेन नहीं, अब ये एनहेंस हो रहा है, ठीक है, तो यही यहाँ पर समझाया गया है, जब एनहेंस कर दिया जाए, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस कर दिया जाए ना,
जब अर्निंग कैपेसिटी एनहेंस हो जाए खर्चे से तो उसको कैपिटलाइज करते हैं। तो इस केस में अब ये जो 1,00,000 रुपये का जो रिपेयर हुआ है, जिसे मेजर रिपेयर कहा जा रहा है, ये होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बात समझ में आया। और ये वाला जो रिपेयर था ये क्या था, ये वाला रिपेयर एनहेंस करने के लिए नहीं था, ये मेंटेन करने के लिए था। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया। जब किसी एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, मशीन का, एसेट का, जब अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये जो खर्चे है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। कई बार लग सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जैसे लीगल फीस टू डिफेंड टाइटल ऑफ एसेट। ठीक है, मान लीजिए आपका बिल्डिंग है, ठीक है, और कोई उसमें कोई आके अपना क्लेम करता है कि नहीं ये बिल्डिंग मेरा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा है। अब दोनों में लड़ाई हो गया, अब दोनों पहुंच गए कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट में आपने आपने केस लड़ा और लॉयर को फीस दिया। ठीक है, तो लीगल फीस जो यहाँ पर दिया है आपने, ये क्या अपने बिल्डिंग को एक्वायर करने के लिए दिया है? नहीं, एक्वायर करने के लिए नहीं, ये बिल्डिंग ऑलरेडी आपका था, आपने डिफेंड करने के लिए, उस बिल्डिंग को अपने नाम पर बचाए रखने के लिए आपने लीगल का एक्सपेंस किया है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये एक्वायर, ये जो लीगल फीस है फिक्स एसेट, बिल्डिंग एक्वायर करने के लिए नहीं, इसको आपने डिफेंड करने के लिए, अपने नाम आपके ही था पहले से, आप अपने नाम पर बचाए रखने के लिए एक्सपेंस किया था। ठीक है, तो ये लीगल एक्सपेंडिचर, लीगल फीस जो होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। उसी तरह जो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स। ठीक है, वर्न आउट पार्ट्स, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, बिजनेस कार है, बिजनेस यूज के लिए कार है, ठीक है, उसका टायर खराब हो गया था। अब टायर खराब हो गया था तो उसको, टायर को क्या किया, जो वर्न आउट पार्ट है उसको हटाकर नया टायर लगा दिया। तो इससे क्या उस कार का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है क्या? अर्निंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, ये पुराना जो चक्का था जो खराब हो चुका था उसको हटाकर नया चक्का लगा दिया। ठीक है ना, तो इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट्स है ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। उसी तरह नॉर्मल रिपेयर्स होता है जो, और मेंटेनेंस होता है, ठीक है, नॉर्मल वाला, मेजर नहीं, या मेजर नहीं लिखा है, नॉर्मल रिपेयर, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कैपिटल नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अगर मेजर रिपेयर होगा ना तो वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल में हम जानेंगे, इसका अलग चैप्टर है, लेकिन अभी समझिए डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस होता है। जब फिक्स एसेट का ना वेर एंड टियर होता है, वैल्यू गिरता है ना यूज के कारण, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे पता करें, इसके लिए तीन क्राइटेरिया बताया। ठीक है, दो बता दिया है, अब ये तीसरा है। ठीक है, अगर कोई खर्चा जिससे बिजनेस का कॉस्ट कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए, अगर कुछ एक्सपेंडिचर किया है आपने और उससे बिजनेस का खर्चा कम हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर करने से खर्चा कम कैसे? आपने अभी एक बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया, अभी फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपका खर्चे बचाएंगे, तो ये जो एक्सपेंडिचर किया है जिससे फ्यूचर में कॉस्ट सेविंग होगा, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के समझिए, ऑफिस कंपनी में पाँच एम्प्लॉयज़ का सैलरी जो है 1,00,000 रुपया है। ठीक है, 5 एम्प्लॉयज़ है, 5 एम्प्लॉयज़ है, उसका सैलरी जो है 1,00,000 रुपया है, पाँचों का मिलाकर। ठीक है, आपने कुछ नया एआई टूल लगा दिया वहाँ पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ टूल यूज़ किया है, अब वहाँ पर ऑटोमेशन कर दिया। अब वो जो एआई का टूल आपने परचेज किया उसको, उसमें लगा आपको 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपया लगा दिया। अब इससे क्या हुआ ना, आपका 1,00,000 रुपया का सैलरी, अब 5 लोगों का काम ये अकेला एआई टूल कर दे रहा है। तो अब इन लोगों को आप क्या करेंगे, आप फिर रखेंगे नहीं, हटा देंगे, ले ऑफ कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, वह आपका 1,00,000 रुपये का जो सैलरी का खर्चा था वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये खर्चा कम हो जाएगा आपका। तो क्योंकि ये 20,000 रुपये का आपने खर्चा किया,
ठीक है, AI टूल लगाकर, तो आपका जो सैलरी का खर्चा है वो सेव हो गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन समझ में आया आपको? 3 कंडीशन क्या क्या बताया? तो पहला कंडीशन है, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला है एक्सपेंडिचर दैट जनरेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बेनिफिट्स बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट अगर मिले तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा क्या बताया? एक्सपेंडिचर्स दैट एनहेंस द अर्निंग कैपेसिटी, एनहेंस द अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये भी दूसरा कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना। और फिर तीसरा क्या बताया? जो एक्सपेंडिचर अगर हमारे बिजनेस का कॉस्ट कम कर दे, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये 3 तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा ना इन इंडिकेटर्स को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लिखा है। ठीक है, 5 इंडिकेटर्स दे रखा है, इससे भी हम जान सकते हैं। पहले उसको देखिए, पहले 3 कंडीशन में से कोई पूरा होता है तो पहला स्टेप तो मान लीजिए कि है, फिर उसके बाद में ये वाला भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब चेक कर लीजिएगा, अगर ये भी फुलफिल हो रहा है तब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिए। लेकिन वहाँ अगर पास हो गया, लेकिन यहाँ आके कंडीशन फेल हो गया, फिर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दे रखा है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस में मान लीजिए आपका बिजनेस ही फर्नीचर बेचने का है। ठीक है, तो आपने जो फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर क्यों किया है? रीसेल के लिए किया है, तब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस कपड़ों का है, कपड़ा बेचने का बिजनेस है, और फिर आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो ये परचेज ऑफ फर्नीचर क्या होगा? जो फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा है उसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ये नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से था। ठीक है, फिर रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर कितना फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। अगर बार बार हो रहा है, रिकरिंग नेचर है, बहुत फ्रीक्वेंट है, जैसे रेंट पे करना, मंथली सैलरी पे करना, ठीक है, तो ये सब फ्रीक्वेंटली होना है। ठीक है, और वैसे भी इसका बेनिफिट जो होता है 1 साल से कम का होता है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ठीक है, जैसे आपने मशीन परचेज किया, एसी मान लीजिए एसी या फर्नीचर परचेज किया, तो क्या ये आप हर साल परचेज करेंगे, बार बार परचेज करेंगे? नहीं, एक बार परचेज करेंगे और लंबे समय तक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग नेचर का है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा है। फिर पर्पस के हिसाब से अगर देखें, पर्पस क्या पर्पस है? कोई खर्चा किया है आपने, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए किया है, जैसे नॉर्मल रिपेयर, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए अगर खर्चा किया है, जैसे मेजर रिपेयर किया है, क्यों किया है मेजर रिपेयर? ताकि उस एसेट का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर डी देखें, तो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर कोई खर्चा किया है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिले, और वो कब तक के लिए मिले? करेंट पीरियड में मिले, मतलब 12 महीने के अंदर का अगर बेनिफिट मिलता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई खर्चा किया जिससे आपको सेल करने में बेनिफिट मिल रहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट किया है, ठीक है, और उससे जो बेनिफिट मिलेगा, आप 1 साल तक उसके कारण सेल कर पाएंगे, करेंट पीरियड में सेल कर पाएंगे। ठीक है, करेंट पीरियड, इस पीरियड में, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही खर्चा हमें 1 साल से ज़्यादा का, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, जनरली 12 मंथ्स का होता है, जो अगर 1 साल से ज़्यादा का अगर हमें रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी दे, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने में हमें हेल्प करे, कितने टाइम के लिए? 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आता है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, मैटेरियलिटी ऑफ अमाउंट। मैटेरियलिटी ऑफ अमाउंट क्या होता है, इसको समझिए। मैटेरियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि कोई खर्चा कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट किसके लिए? यूजर्स के लिए इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, इसके बारे में मैंने पहले समझाया था, यूजर्स कौन होता है। ठीक है, तो कोई खर्चा अगर यूजर्स का
इकोनॉमिक डिसीजन चेंज करने का क्षमता रखता है, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर दैट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स, दैट कुड, ठीक है, दैट कुड इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं कि कर ही दे, लेकिन क्षमता रखता है कि ये डिसीजन चेंज करने का पावर रखता है ये खर्चा, ठीक है। तो फिर उसको उसी उसी तरह से डील किया जाएगा, उसको मैटरनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई खर्चा बहुत ही मटेरियल है, ठीक है, बहुत मटेरियल है अगर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर वो इमैटेरियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए 600 रुपये का कैलकुलेटर है। अब ये अमाउंट 600 रुपया तो है। अब ये सवाल आता है कि सर ये 600 रुपया बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट है या नहीं है, ये कैसे पता करें? तो ये डिपेंड करता है बिजनेस को कैसा है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे रिलायंस मान लीजिए, ठीक है। अब रिलायंस के लिए ये 600 रुपया का खर्चा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, वो इमैटेरियल अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है ना। तो उसको नॉट मटेरियल मानकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ही छोटा बिजनेस है जिसका साल का सेल ही 10,000 रुपया आ रहा है, ठीक है, उसके लिए अगर 600 रुपये का कैलकुलेटर खरीदे तो उसके लिए तो बड़ा अमाउंट कहलाएगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमने कवर किया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। अभी हम समझेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, ठीक है, इसे हम एक्सपेंस भी कहते हैं। अब समझिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, हैं? तो ये कैसा डेफिनेशन हुआ? हाँ, सिंपल सा बात है, कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंडिचर है, पहले चेक कीजिए क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दीजिए। अगर चेक करने के बाद दिखा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के डाल दीजिए, ठीक है। यही सिंपल सा बात है यहाँ। ये दोज एक्सपेंडिचर्स विच इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्यों होता है ये कैपिटल, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों होता है? क्योंकि उन खर्चों से क्या होता है, जो बेनिफिट होता है ना, वो करेंट पीरियड से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, करेंट अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। और इसका जो अर्निंग कैपेसिटी होता है ना, जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी होता है, सिर्फ वन अकाउंटिंग पीरियड का ही होता है, ठीक है। जैसे सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये करेंट अकाउंटिंग पीरियड में ही इसका बेनिफिट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए जो खर्चा किया जाता है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज किया, क्यों? नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है, यही धंधा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर सैलरी है, ठीक है, एक महीने का बेनिफिट मिलेगा, एक महीने का खर्चा, तो एक साल का सैलरी जो होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है, खर्चा कर रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, खर्चा कर रहा है, और उसका बेनिफिट ये रिकरिंग नेचर का है, और बेनिफिट जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, ठीक है। उसी तरह वेजेस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। फिर नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होता है, फिर डेप्रिसिएशन होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है हम आगे समझेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, जो गुड्स बेच दिया, ठीक है, जो गुड्स बेच दिया उसका क्या कॉस्ट प्राइस था, सिंपल, ठीक है, क्योंकि गुड्स जब बेचा होगा तो उसको सेल प्राइस से बेचा होगा प्रॉफिट जोड़कर, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पता हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, और राइट साइड में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको अगर मिलाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है, ठीक है। जिसको नहीं पता, नहीं समझ में आया, इसको हम डिटेल में सीखेंगे, आगे आएगा ये सब, ठीक है। फिर आता है अमाउंट स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग लाइसेंस, ठीक है, ये राइट कुछ अधिकार के लिए, ठीक है। लाइसेंस पाने के लिए, अगर सिनेमा हॉल खोलना है आपको लाइसेंस नहीं है उसके लिए, तो उसके लिए जो खर्चा किया और अनसक्सेसफुल हो गया, क्या लिखा है, अनसक्सेसफुल हुआ, तब इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पहले देखा था हमने, अगर सक्सेसफुल हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अनसक्सेसफुल हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। उसी तरह इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, नया ऑफिस बिल्डिंग है उसका उद्घाटन के लिए खर्चा किया है, ठीक है। तो ये जो उद्घाटन के लिए खर्चा किया गया है, इसके बिना भी तो बिल्डिंग रेडी फॉर यूज़ है ना, ठीक है।
तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर उसी तरह फाइन्स एंड पेनल्टीज है, मान लीजिए कुछ लॉ ब्रेक कर दिया, उसके लिए आपको फाइन लग गया, ठीक है, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रीलोकेशन ऑफ एसेट, एसेट का रीलोकेशन हो रहा है, मान लीजिए आपने मशीन खरीद के लाया था, ठीक है, या फिर मान लीजिए एसी खरीद के लाया था, एसी भी मशीन है, एसी खरीद के लाया था और आपने एक जगह जहाँ ऑफिस है वहाँ पर आपने इंस्टॉल कर दिया। तो अब यहाँ पर लाने का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उस एसी कॉस्ट के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए कैपिटलाइज हो गया। फिर मान लीजिए आपने ऑफिस चेंज कर दिया, कहीं और रिलोकेट कर दिया, तो अब इस एसी को उठाकर फिर ले गए, तो यहाँ पर भी एसी को उठाकर ले जाने का कैरेज का खर्चा है ना। अब ये जो कैरेज का खर्चा होगा ना, अब क्योंकि एसी पहले ही रेडी फॉर यूज हो चुका था, तो अब यहाँ पर जो कैरेज का खर्चा हो रहा है ये फिर से रेडी फॉर यूज के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ रीलोकेशन के लिए हो रहा है। तो ये जो कैरेज का खर्चा होगा यहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह रिन्यूअल फीस ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस का जो एनुअल रिन्यूअल फीस होता है, ठीक है, या फिर जो भी टाइम के हिसाब से रिन्यूअल फीस होगा ना, वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान समझिएगा। होता क्या है ना, आपने पढ़ा होगा अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, जैसे ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर, आपने एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपये का 1 करोड़ रुपये पे करके एक बड़ा एडवर्टीजमेंट खर्चा हुआ है। अब उस एडवर्टीजमेंट से क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका सेल बढ़ेगा, है ना। अब सेल बढ़ेगा, अब मान लीजिए ये एडवर्टीजमेंट जो किया, खर्चा किया है, इससे आपका अगले 4 साल के लिए सेल का बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्या करते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है ना, तो इसको भी यहाँ पर कैपिटलाइज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटलाइज किया जाएगा इसको। लेकिन बात समझिए, ये जो है ना, सिर्फ आप सीए फाउंडेशन में ही पढ़ेंगे, सीए इंटरमीडिएट में फिर उससे आगे फिर जो है ना, ये बात नहीं होता है। कहने का मतलब है सर क्या फिर हम गलत पढ़ रहे हैं, हाँ आप ये गलत है पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है। लेकिन फाउंडेशन में यही पढ़ना है, आपने पहले 11th 12th में भी यही पढ़ा होगा और फाउंडेशन में भी यही पढ़ा होगा, आपको अभी ये सही मान के यही करना है। ठीक है, इसमें आप मत सोचिए कि मैं चेंज कर दूँगा एग्जाम पे, नहीं, फिर मार्क्स कटेगा आपका। अगर आता है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। लेकिन आगे जाके जो है ना, इंटरमीडिएट से ये इसका लॉजिक बदल जाता है, फिर कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंट्रोल का हिसाब से होता है, वहाँ पर कंट्रोल का भी बात आता है, और आगे वो जब पढ़ेंगे तब समझिएगा, अभी वो फ्यूचर का बात है, ठीक है। तो फिर अब एक बात यहाँ आता है, इसको भी समझिए। अगर गलती से क्या हुआ ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाना था, ठीक है, आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, गलती से क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया रेवेन्यू की जगह में। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे ना ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, दो चीज़ों का ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। एक तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और दूसरा एसेट भी बढ़ जाएगा। कैसे, इसको समझिए एक बार, ठीक है। मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है ना, और इधर बैलेंस शीट है। तो होता क्या है, मान लीजिए ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 5000 रुपीज़ का था, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सीखेंगे, ठीक है, कैसे निकलता है। लेकिन अभी समझिए, ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ और खर्चा माइनस किया जाता है, जाके तब जाके नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे मान लीजिए अपने सैलरी का खर्चा बुक किया था, सैलरी जो है मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपये का खर्चा बुक किया था। फिर रेंट है, ठीक है, रेंट जो है यहाँ 2000 रुपये किया था, ठीक है। और स्टेशनरी का खर्चा जो है, स्टेशनरी 500 रुपये का खर्चा किया था, ठीक है।
तो इससे अगर हम निकालें तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1500 रुपये आ रहा है, ठीक है। 5000 में 5000 में ना 5000 से इन तीनों को माइनस कर दीजिए तो 1500 रुपये नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और फिर बैलेंस शीट में क्या था, बैलेंस शीट में मशीन है 10,000 रुपये का, ठीक है ना। और इस साइड में कैपिटल है 8,000 का और नेट प्रॉफिट है 1500 का, जो कि प्रॉफिट जो है कैपिटल में ही ऐड होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर टोटल कितना बना बैलेंस शीट का, दोनों साइड 10,000 रुपये टोटल बना। ये नॉर्मल था। अब हुआ क्या समझिएगा, मान लीजिए गलती से आपने क्या किया, गलती से ना रेंट जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आना चाहिए था, वो आप यहाँ ना लिख के ना आपने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया, 2,000 रुपये यहाँ लिख दिया। तो इससे क्या हो रहा है समझिए, इससे अब ये खर्चा कम हो दिखेगा, अब ये जो खर्चा कम दिखेगा, अब 1500 का खर्चा है तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3500 रुपया हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। तो क्या इसके कारण, इस गलती के कारण प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ, प्रॉफिट जो है ओवर स्टेट हुआ प्रॉफिट, और साथ में एसेट भी ओवर स्टेट हो गया। जो एसेट पहले 10,000 का था यहाँ पर एसेट साइड लिखने के कारण ये भी अब बढ़ गया, ठीक है। तो एसेट भी जो है ये ओवर स्टेट हुआ है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो ये इफेक्ट पड़ता है अगर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए, ठीक है, गलती से अगर होता है तो क्या गलती हो, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, इफेक्ट यह होगा कि प्रॉफिट और एसेट ओवर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे हो सकता है पूछा जा जाए तो ये वर्ड लिखना है आपको, ठीक है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अभी हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके स्टडी मटेरियल से। ये आपके ICAI स्टडी मटेरियल का ही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। आपके पास हार्ड कॉपी होगा, ठीक है, बुक होगा आपके पास। इसका पेज नंबर 1.64 में आ जाइए, ठीक है, पेज 64 पर आ जाइए। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है ओवरहॉल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सोचिए पहले, क्या सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करने पर जो ओवरहॉल एक्सपेंस हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस यूज़ के लिए कार परचेज किया था, कार जो है सेकेंड हैंड है तो यूज़ हुआ होगा, कुछ खराबी होगा उसमें। तो मान लीजिए उस कार का इंजन खराब था, ठीक है, इंजन खराब था तो आपने क्या किया, उस इंजन को अलग निकाल कर पूरा उसको खर्चा कर उस पर रिपेयर में खर्चा किया या फिर रिप्लेस ही किया पूरा। तो वो जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। समझिए, सेकेंड हैंड मशीन लाकर, ठीक है, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है, उस पर आपने जो खर्चा किया ओवरहॉल का, क्यों किया, रेडी फॉर यूज के लिए किया है, ठीक है। तो अब ये जो खर्चा हुआ है तो अब ये सेकेंड हैंड मशीन का कॉस्ट और जो ओवरहॉल एक्सपेंस का कॉस्ट है, ठीक है। तो ये जो है, अब ये जो मशीन है सेकेंड हैंड का मशीन जो अब आपके लिए रेडी फॉर यूज हो चुका है खर्चा करने के बाद, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है, 12 मंथ से ज़्यादा का बेनिफिट देगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एंड्योरिंग बेनिफिट है ये, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, सेकेंड नंबर, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। तो हमने कंडीशन नंबर 3 देखा था ना कि कोई एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो तीन क्राइटेरिया देखा था ना। तो इसमें एक बार देखा था कि एक्सपेंडिचर करने से अगर हमारा बिजनेस का एक्सपेंस कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आंसर होगा नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है, तो सही आंसर क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ के ना आंसर खुद सोचिए पहले, ठीक है। कैसे क्या अप्रोच रखना है, आपने जैसे मान लीजिए ये लाइन पढ़ा, जैसे नंबर 3 देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप अब ये ट्रू फॉल्स है ना, तो आपको पहले सोचना है कि कैपिटल, पहले आप ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से सोचिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या ये 3 कंडीशन में से कोई फुलफिल हो रहा है क्या, क्या लीगल फीस जो दिया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्या इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो सेकंड में चेक कीजिए, सेकंड वाला नहीं हो तो थर्ड में चेक कीजिए। अगर पूरा करने के बाद अगर कहीं नहीं हो रहा है ना, तो फिर वो रेवेन्यू में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो पहले आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया चेक करना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एक्वायर किया, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर किया, तो ये क्या, ये प्रॉपर्टी जो है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट है, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, है ना, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड या 12 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट मिलेगा। उसको एक्वायर करने के लिए जो लीगल फीस पे किया है, क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, कॉस्ट इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये जो लीगल फीस किया, लीगल फीस का एक्सपेंस हुआ है, ये कनेक्टेड है इस प्रॉपर्टी के साथ में। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदना होता तो लीगल फीस का भी खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो लीगल फीस अपने आप में इंडिपेंडेंट तो है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो ये प्रॉपर्टी का खर्चा जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उसके साथ जुड़ा हुआ लीगल फीस का ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हाँ ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू, ठीक। फिर नंबर 4 देखिए, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फार्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिव्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मान लीजिए आपका फैक्ट्री का जो साइड है, फैक्ट्री का जो एरिया है, ठीक है, आपका है, आपके कोई आया और कहने लगा कि नहीं ये मेरा है, ठीक है, अब दोनों में झगड़ा हो गया, कोर्ट में चले गए दोनों। तो आपने जो अपना फैक्ट्री साइट का बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो कोर्ट का केस लड़ा और लॉयर का फीस दिया है, तो ये जो लॉयर का फीस का जो एक्सपेंसेस है ना, ये क्यों दिया है, क्या फैक्ट्री बिल्डिंग एक्वायर करने के लिए लिया है, परचेज करने के लिए नहीं, इसको बचाने के लिए, ऑलरेडी था आपके पास, उसको डिफेंड करने के लिए लिया है। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नहीं, डिफेंड करने के लिए किया था ना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। फिर देखिए, ये भी हमने पढ़ा था, अमाउंट स्पेंट फॉर वन रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीन, ये भी हमने पढ़ा था कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, अभी समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी फॉल्स है, नहीं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, आ रहा है बस समझ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर 6, एक्सपेंस इनकर ऑन रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है, कोई पुराना बिल्डिंग था उसको आपने परचेस कर लिया, ठीक है, बिजनेस यूज के लिए। तो पुराना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट है, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है। अब बिल्डिंग पुराना था तो उसको कुछ मरम्मत कराया आपने, फिर पेंटिंग कराया, वाइट वॉशिंग कराया, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग कराया है, फिर वो रिपेयर कराया है, ठीक है, वाइट वॉशिंग का खर्चा और रिपेयर का खर्चा, ये जो सेकेंड हैंड बिल्डिंग था, ठीक है, जो पुराना बिल्डिंग था, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही है ना, और उसको फर्स्ट टाइम में इसको रिपेयर और वाइट वॉशिंग कराया है, तो ये कॉस्ट इंसिडेंटल टू परचेस ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये खर्चा क्यों किया आपने, इस ओल्ड बिल्डिंग को, क्योंकि पुराना जर्जर हालत में था तो उसको मरम्मत कराया, फिर वाइट वॉशिंग कराया ताकि रेडी फॉर यूज कंडीशन में आ सके, क्योंकि रेडी फॉर यूज कंडीशन में लाया जाने के लिए खर्चा किया है, तो ये रेवेन्यू, ये रिपेयर एक्सपेंस और
वाइट वॉशिंग का खर्चा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये फॉल्स है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में आपको? फिर आगे देखिए क्या लिखा है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए आपको सिनेमा चलाना है, ठीक है, सिनेमा हॉल चाहिए, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ा। अब सिनेमा हॉल जो है आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अब लाइसेंस के बिना तो सिनेमा हॉल चलेगा नहीं, है ना, लाइसेंस के बिना चलेगा नहीं। तो लाइसेंस का जो खर्चा क्यों किया आपने, इसी से कनेक्टेड है ना, तो ये खर्चा जो होगा ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। सिनेमा हॉल का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, तो इसके लिए ये लाइसेंस लेना पड़ा। तो ये लाइसेंस का खर्चा इंडिपेंडेंट तो है नहीं अपने आप में, ठीक है, तो ये कनेक्टेड है सिनेमा से, तो ये जो है ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। तो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लिखा हुआ है पहले से, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है ना, ठीक है, आ रहा है बात समझ? ठीक है, फिर इसको सोचिए, ये वाला ये हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। तो सिनेमा हाउस बनाने के लिए, सिनेमा हाउस का जो बिल्डिंग होगा उसको बनाने के लिए जो खर्चा किया है, सिनेमा हाउस बनाने के लिए जो खर्चा किया है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इस बिल्डिंग से। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए जब बन रहा था कंस्ट्रक्शन के समय में, तो वो छोटे छोटे झोपड़ी होता है ना, वो बनाया था ताकि वर्कर्स वहाँ रह सके, ठीक है, काम करते वक्त, ठीक है, रात को वहीं रुक जाए। तो ये जो टेम्प्रेरी हट्स बनाया था, इसको बनाने का और उसको लास्ट में हटाने का, डेमोलिश करने का जो खर्चा हुआ है, इससे तो कनेक्टेड है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा बिल्डिंग से तो कनेक्टेड है, अपने आप में इंडिपेंडेंट तो है नहीं। तो ये भी जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और ये कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ? तो ये ट्रू है। ठीक है, तो हमने अभी इलस्ट्रेशन 1 देखा। ठीक है, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब यहाँ पे पूछा गया है स्टेट विथ रीजन्स वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताना है कि ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं पूछा है, बताना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें से कुछ कुछ रिपीटेशन होगा तो आप खुद भी कर सकते हैं, जो नया होगा मैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। पहले देखा था स्टार्टिंग द सिनेमा हॉल था ना, अब यहाँ फैक्ट्री के लिए सेम चीज़ है, एक सेम पॉइंट है, तो आप ये समझ सकते हैं खुद से, आप ये खुद दिमाग लगाइए इस बार। ठीक है, ऐसे रिपीटेशन ही है। अब एक बार समझिए, 1000 रुपीज़ पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। इन्वेंट्री था, उसको किसी और जगह शिफ्ट करने के लिए 1000 रुपये का खर्चा किया गया है। ठीक है, तो पहले बात समझिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से सोचिए, क्या ऐसा करने से कुछ एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट हो रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है इससे? नहीं। ठीक है, क्या इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे कोई वैल्यू एनहेंस नहीं हो रहा है, एसेट का कोई वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, ना ही कोई इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है। एंड्योरिंग बेनिफिट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो इससे ना कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, ना ही हमारा बिजनेस का कॉस्ट कम हो रहा है इसके कारण, और ना ही कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, ना ही कोई एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में कोई फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसी तरह नंबर 3 देखिए, rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5000 rupees to get fuel efficiency। to get fuel efficiency यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या कैपेसिटी बढ़ रहा है ना, और उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो हमने देखा था ना, अर्निंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज कर जाए कोई खर्चा से तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, आ रहा बात समझ? तो ये जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5000 का जो रिंग्स एंड पिस्टन्स लगाया जा रहा है इंजन में, इससे उस मशीन का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, यानी कि उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा अब। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? फिर उसी तरह ये देखिए, मनी पेड टू MTNL फॉर 8000 रुपीज़ फॉर इंस्टॉलिंग
टेलीफोन इन द ऑफिस, ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये मनी पे किया है इंस्टॉल करने के लिए, तो लग सकता है ये खर्चा है, लेकिन आईसीए ने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये खर्चा नहीं है, ये ना डिपॉजिट है, ठीक है। ये 8,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, तो ये खर्चा नहीं है, ठीक है, इसको एसेट माना जा रहा है। और जब इसका जो टेलीफोन बिल होगा ना, उस टेलीफोन मंथली जो टेलीफोन बिल आएगा उससे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, तो ये खर्चा नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको एसेट माना है, ठीक है। और इसका जो 8,000 रुपये था ना, उसको टेलीफोन बिल के अगेंस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था। फिर देखिए पॉइंट नंबर 5, अ फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो फैक्ट्री शेड बनाया गया 1 लाख रुपये में। अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़ हैड बीन इंकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स। रिपीटिशन है ये, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं अपने से। फिर देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो हमने 1 और 2 कर लिया, इलस्ट्रेशन 1 भी कर लिया, इलस्ट्रेशन 2 भी कर लिया, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 3 देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है कि बेस्ड टेक सॉल्यूशंस बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर खरीदना और बेचना इसका बिजनेस है, यानी कि ये कंप्यूटर खरीदने बेचने का ही बिजनेस कर रहा है। तो इसने क्या किया, इसने 20 कंप्यूटर परचेस किया, ठीक है। इसका बिजनेस क्या है, कंप्यूटर खरीदने बेचने का ही है। 20 कंप्यूटर परचेस किया है, क्यों किया है, फॉर रीसेल। तो इस कंप्यूटर इसका गुड्स हुआ ना, रीसेल के लिए जब खरीदा जाए तो गुड्स होता है, हमने देखा था पहले, ठीक है। एक कंप्यूटर का कॉस्ट कितना है, 20,000 रुपया। 20 कंप्यूटर परचेस किया है, तो 20,000 इंटू 20, तो 4 लाख रुपया हुआ, ठीक है। तो देखिए अब ये 20 कंप्यूटर जो है क्यों खरीदा गया है, रीसेल के लिए, और इसका बिजनेस ही जो है कंप्यूटर का है। तो ये इसका क्या होगा, ये गुड्स है, ये स्टॉक है, ठीक है, इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है इसका, ये बिजनेस ही कंप्यूटर खरीदने बेचने का कर रहा है। तो कंप्यूटर परचेज किया है रीसेल के लिए, तो ये इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो 20 इंटू 20,000 जो है, ठीक है, 20 इंटू 20,000 जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4 लाख रुपया। लेकिन आगे देखिए एक बात और लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आगे, इट ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 रुपीज़ फॉर इट्स अकाउंटेंट टू बी एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटिंग द ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है। तो एक बार समझिए, अब ये जो एक कंप्यूटर खरीदा है, ये जो एक कंप्यूटर खरीदा है 24,000 रुपये का, ये क्यों खरीदा गया है, ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके और बिल प्रिंट इनवॉइसेस प्रिंट कर सके, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है इसका पर्पस क्या है, भले इसका कंप्यूटर का बिजनेस है, 20 कंप्यूटर रीसेल के लिए खरीदा था, ठीक है, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब ये जो एक कंप्यूटर 24,000 रुपये का 24,000 रुपये का परचेज किया है, ये क्यों किया, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस रीसेल नहीं है, बिजनेस में ही यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या इस कंप्यूटर से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा है ना, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट है, तो ये जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 24,000 वाला। तो इसमें दोनों पॉइंट आ गया, ठीक है ना, कि कंप्यूटर का तो बिजनेस है, लेकिन पर्पस क्या है कंप्यूटर खरीदने का, रीसेल है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बिजनेस में ही यूज़ करना है, ठीक है, रीसेल नहीं करना है, बिजनेस में यूज़ करना है, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा है, इसी से रिलेटेड अभी हमने 3 इलस्ट्रेशन देख लिया। अभी ना क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है,
इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, स्टेट विथ रीजन्स हाउ यू वुड क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एक्सपेंडिचर। तो क्लासीफाई कैसे करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कुछ कुछ आपको रिपीटेशन ही मिलने वाला है। जैसे नंबर 1 है ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 रुपीज फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। इससे क्या हो रहा है, उस मोटर कार का इंजन का जो ओवरहॉलिंग किया गया है उससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रहा है, यानी कि अब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा ही, साथ में फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा इसमें, जो पेट्रोल का खर्चा है वो कम होगा, तो आपका कॉस्ट बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक्सपेंडिचर से कॉस्ट सेविंग भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आ रहा है बात समझ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ 25 लाख रुपीज इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन एक्सपेंस, इनॉग्रेशन एक्सपेंस के बारे में हमने देखा था कि इनॉग्रेशन एक्सपेंस जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसके बिना भी तो वो रेडी फॉर यूज है ना, ठीक है। तो इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस ये ना भी करें तभी ये चल जाएगा, ठीक है। तो इनॉग्रेशन एक्सपेंस जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इससे कोई मोर देन एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलता है इससे, ठीक है। ये इनॉग्रेशन एक्सपेंस से कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। अब समझिए, कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। यहाँ पे क्या है, कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब देखिए वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी में ना एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ठीक से काम ही नहीं करता है, और मैं उसको निकाल भी नहीं सकता जल्दी, ठीक है, क्योंकि निकालूंगा तो फिर अब लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा, और मैं परेशान हूँ इससे। मैं चाहता हूँ कि चले जाए किसी तरह से, ठीक है। तो मैं इसको बुला के कह रहा हूँ, ठीक है, भाई तू ना मेरे कंपनी से अभी निकल जा। अब वो कह रहे हो नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा देख, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया दूंगा, ठीक है, अभी अभी निकल जा, ठीक है। तू कह रहा नहीं, और उसमें भी नहीं मान रहा, ठीक है, बोले नहीं। मैंने बोला चलो 1.5 करोड़ दे दूंगा, नहीं मान रहा। मैंने कहा चलो 2 करोड़ दे दूंगा, नहीं मान रहा। तो मैं अमाउंट बढ़ाते जा रहा हूँ ना कंपेंसेशन का, ठीक है, तो कहीं तो जाके हाँ बोलेगा। तो मैंने कहा जो 2.5 करोड़ रुपया रख ले, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो मान गया उसमें, ठीक है। तो क्या वो अपनी मर्जी से रिटायर कर रहा है, मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ छोड़ने के लिए, मैं लालच तो दे रहा हूँ, लेकिन वो छोड़ेगा, रिटायर करेगा अपनी मर्जी से ही, ठीक है, मेरी मर्जी से नहीं, लेकिन मैं उसको लुभा रहा हूँ बस। तो वो रिटायर जो हो रहा है वो अपनी मर्जी से वॉलंटरी रिटायर हो रहा है, उसके लिए मैं कंपेंसेशन दिया, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपये का। तो क्या इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है हमारे बिजनेस में? लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। क्या इससे हमारे बिजनेस का कुछ कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है? तो नहीं हो रहा है इससे भी, ठीक है। क्या इससे हमारा एसेट का कुछ अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है? तो ये भी नहीं हो रहा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। इससे कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आ रहा है बात समझ? तो एम्प्लॉय को निकालने के लिए तो मैं अपनी मर्जी से, मैं ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहा, उसके अपनी मर्जी से हाँ करवाया है, ठीक है, थोड़ा सा लोभ देकर। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है ना, तो इसमें जो कंपेंसेशन दिया जाता है, इस ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आ रहा है बात समझ? तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो कंपेंसेशन है अमाउंट पेड, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। आया बात समझ? तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी देख लिया।
अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने छोड़ा है उसमें कुछ और भी टॉपिक आएगा, तो इसलिए मैं बाद में कराऊंगा उसको, कुछ टॉपिक और समझाने के बाद, ठीक है। उसमें रिसीट के बारे में है, तो रिसीट जब समझाऊंगा तब जाके वो करेंगे। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो देखते हैं। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स कैपिटल इन नेचर। क्या ये जो एक्सपेंडिचर नीचे दे रखा है, क्या ये कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो हाँ या ना बताना है, रीजन के साथ बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मेजर्स ए बी सी एंड कंपनी, ये M/S जो होता है ना, इसको मेजर्स पढ़ते हैं, ठीक है। मेजर्स ए बी सी एंड कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, दे रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स, पुराने केबिन्स को रेनोवेट किया, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ, सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ केबिन्स वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13। इस ये करने के लिए 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। अब देखिए ओल्ड केबिन को रेनोवेट करने से कुछ स्पेस फ्री हुआ और नंबर ऑफ केबिन्स बढ़ गया। तो पहले 10 था, अब 13 केबिन्स हो चुका है। तो क्या इससे फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा है, क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा है? ऑब्वियसली बढ़ा है, क्योंकि फ्लोर यहाँ पर कैबिन का स्पेस, कैबिन नंबर ऑफ कैबिन बढ़ जाएगा तो अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग ज़्यादा कमा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने से यहाँ पर कैबिन बढ़ा दिया ना, तो फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक है। फिर नंबर 2 में पढ़िए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मेजर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, ठीक है। कुछ गुड्स बेचा, मान लीजिए आपका आपने लैपटॉप बेचा है, ठीक है। लैपटॉप बेचा और इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे, मतलब जो कस्टमर आपसे लैपटॉप परचेज करके ले गया है ना, तो वो 12 महीने में हर महीने जो है मंथली पेमेंट करके आपका वो गुड्स का प्राइस पे करेगा, ठीक है। उसमें से मान लीजिए 5 कस्टमर्स जो है, उसमें से क्या किया, वो इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं किया। अब आप उसके पीछे पड़ गए और लीगल एक्सपेंस लगा उसको रिकवर करने के लिए, फिर उसको पीछे पड़ना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो 10,000 रुपये का लीगल एक्सपेंस करना पड़ा, ताकि वो जो पैसा नहीं दे रहा था ना उसको वापस लिया जा सके, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट जो नहीं दे रहा था वो हम रिकवर कर सके। तो ये 10,000 रुपये का जो लीगल एक्सपेंस किया गया है, क्या इससे कुछ अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है, क्या एसेट एक्वायर हो रहा है, क्या कॉस्ट सेविंग हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हुआ नहीं। अब क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया देखा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में? तो इससे कोई फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में? फिर नंबर 3 देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। नंबर 3, मेजर्स बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज अ मशीनरी फ्रॉम मेजर शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद। मेजर्स बल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी द ईयर एंडिंग इज 31 दिसंबर। इसे टाइम से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मशीन परचेज किया, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स। तो परचेज ऑफ मशीनरी जो है ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए, अपने ऑफिस तक लाने के लिए, ठीक है, कुछ खर्चा किया है, ट्रांसपोर्टेशन किया है 40,000 रुपये का। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना, ये उस मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है, उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 40,000 रुपये का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस मशीन को रेडी फॉर यूज कंडीशन तक लाने के लिए हो रहा है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ? चलिए ठीक है। तो अभी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी देख लिया, ठीक है। चलिए तो अभी हमने सीखा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन यहाँ पर था वो हमने कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि रिसीट में, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या होता है और कैपिटल रिसीट क्या होता है। तो ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट होता है ना, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है, कौन से बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक्रूअल कंसेप्ट क्या है। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है ना, अगर आपने सेल कर दिया है, ठीक है, गुड्स बेच दिया, अब भले आपको पैसा मिला या नहीं मिला, अगर पैसा मिल गया है या नहीं मिला है फिर भी आपको रिकॉर्ड करना है उस अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, रिकॉर्ड करना है कब? एज सुन एज द राइट ऑफ रिसीट इज एस्टाब्लिश्ड। ठीक है, आपने गुड्स बेच दिया, ठीक है, जैसे कपड़ा है, ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर को आपने गुड्स बेच दिया, मतलब कपड़ा उसको हाथ में दे दिया, वो लेके चला गया। ठीक है, अब वो पैसा नहीं दिया आपको, लेकिन आपको पैसा मिलने का अधिकार तो आ गया ना, राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो चुका है। तो भले वो पैसा उस वक्त दे या फ्यूचर में दे, क्योंकि पैसा मिलने का अधिकार आ चुका है। ठीक है, अब पैसा मिल चुका था या नहीं मिला था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रिकॉग्नाइज कर देना पड़ेगा, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस सेल को रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, आ रहा बात समझ? ठीक है, तो अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? वो रिसीट जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में होता है। ठीक है, विच आर ऑब्टेन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है इसे समझिए। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है ना, जैसे आपका कपड़े बेचने का ही बिजनेस है, तो जो मेन धंधा है ना, उस धंधे से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, यानी कि गुड्स बेच कर, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स से जो पैसा आ रहा है या सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसा आ रहा है, ठीक है, तो उस वो जो रिसीट होता है ना, वो रेवेन्यू रिसीट होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से होता है। ठीक है, सेल करके, गुड्स सेल करके, अगर जो गुड जो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो बेच के, या जिस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड करके जो पैसा आता है या आने वाला है, ठीक है, वो जो रिसीट होता है वो रेवेन्यू रिसीट होता है। इसमें एक एग्जांपल और भी दिया है, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ स्टॉक। जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा है, ठीक है, दुकान में, तो आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, फायर इंश्योरेंस, कि अगर आग लग जाने के कारण कपड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का अब जो कब मान लीजिए आग लग गया और कपड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला, ठीक है, या मिल जाएगा, तो वो जो रिसीट है ना, वो भी रेवेन्यू रिसीट ही कहलाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है, रिसीट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट करने से जो रिसीट आया, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, ठीक है, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उससे क्या हो रहा है, हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट इनकम है ना, वो भी रेवेन्यू रिसीट होगा। ठीक है, वो भी रेवेन्यू रिसीट कराता है। या फिर मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर्स परचेस कर रखा है, तो शेयर्स परचेस कर रखा है तो उससे जो डिविडेंड मिला, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी रेवेन्यू रिसीट ही होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ? तो अब देखते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। तो सिंपल, कैपिटल रिसीट क्या होगा, कैपिटल रिसीट वो रिसीट है जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ठीक है, जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपके कपड़े के दुकान में जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था ना, आपने उसको बेच दिया, तो वो बेच के जो पैसा आया ना, तो ये जो है क्या ये रिकरिंग नेचर का है? क्या बार बार करेंगे? नहीं, बार बार तो करेंगे नहीं। ठीक है, क्या ये आपका मेन बिजनेस था फर्नीचर बेचने का? नहीं, बिजनेस तो कपड़े बेचने का था, तो पुराना फर्नीचर बचा हुआ था, जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको बेच के जो पैसा आया, ये कैपिटल रिसीट्स होता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका आपने किसी कंपनी का, रिलायंस का शेयर्स परचेस कर रखा था, तो रिलायंस का शेयर जो परचेस कर रखा है, तो उसके कारण आपको जो डिविडेंड मिल रहा है ना, डिविडेंड का जो इनकम हो रहा है वो तक रेवेन्यू रिसीट है। क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या किया आपने, वो शेयर्स पूरा बेच दिया, पूरा शेयर्स ही बेच दिया, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो उससे जो रिसीट आया है ना, वो आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, तो शेयर्स बेच दिया तो कैपिटल रिसीट है, लेकिन शेयर्स होल्ड कर रखा था और उससे जो डिविडेंड मिल रहा था वो रेवेन्यू रिसीट था। ठीक है, आ रहा है बात समझ?
कैपिटल रिसीट में और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया, दोस्त से लोन लिया या फिर बैंक से लोन लिया बिजनेस के लिए, वो भी हो सकता है। ओनर्स कंट्रीब्यूशन होता है जैसे कैपिटल है, ठीक है, वो भी होता है। अब यहाँ पर है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। ऊपर क्या था, यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम था स्टॉक का, ठीक है। तो स्टॉक का जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो तो रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन फिक्स एसेट का था। मान लीजिए आपने फिक्स एसेट का इंश्योरेंस करवा रखा था और फायर के कारण वो फिक्स एसेट जल गया, तो उससे जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ना वो कैपिटल रिसीट होगा, ठीक है। तो स्टॉक वाला जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन फिक्स एसेट वाला जो जो इंश्योरेंस क्लेम है ना वो कैपिटल रिसीट होता है, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक पॉइंट लिखा है, फिक्स एसेट सेल करने से जो गेन हुआ है ये भी कैपिटल रिसीट होता है, ठीक है। आए बात समझ, ठीक। इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक लाइन लिखा है, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल, ठीक है। हम एग्जांपल से एक बार समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 90,000 रुपीज इज सोल्ड फॉर 92,000 रुपीज, ठीक है। ये आपके स्टडी मटेरियल का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझिएगा, फिक्स एसेट सेल कर दिया, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट सेल करके कितना पैसा आया, 92,000 रुपीज़ आया है, ठीक है, सेल करने से। तो समझिए यहाँ पर सेल करके 92,000 रुपीज़ आया है, लेकिन कॉस्ट कितना था उस कॉस्ट को हटा दीजिए एक बार, ठीक है। कॉस्ट मैनेज करते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये 90,000 रुपीज़ था, ठीक है ना। तो देखिए कॉस्ट था उसका 90,000 रुपीज़, लेकिन आपने सेल किया 92,000 रुपीज़ में, यानी कि 2,000 का गेन किया है ना, 2,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो ये गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो है ना ये 2,000 रुपीज़ है, ठीक है। ये 2,000 रुपीज़ जो है ना ये क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट ये भी है। और फिर ये जो है ना ये वाला ये डायरेक्टली क्रेडिट साइड में नहीं जाता, ये पी एंड एल के क्रेडिट साइड में डायरेक्टली नहीं जाता है, ठीक है, ये वाला जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो और ये जो 90,000 रुपीज़ है ना बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ से ये कम हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जो 92,000 रुपीज़ है ना सेल करके जो पैसा आया उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ये जो गेन है ना गेन को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। गेन जो 2,000 रुपीज़ का है ये आएगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन। तो अब जो बचा कुछ क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसका भी हम करते हैं, ठीक। तो अभी हमारा क्या क्या बचा हुआ है, तो इलस्ट्रेशन 7 बचा हुआ है, 4 और 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं अभी, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है,
state with reasons whether the below items relating to the business of AB Limited are capital or revenue receipts है। तो ये receipts है, ये revenue receipt है या capital receipt है, हमें ये बताना होगा। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है, पहला है मशीन विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका वैल्यू कितना लिख रखा था, 10 लाख रुपया, और उसे बेचा कितने में, 12 लाख में बेचा है। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ सेल हुआ है कितने का, सेल हुआ है 12 लाख का। ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू बी भी लिख देता हूँ। ठीक है, बुक वैल्यू जो बुक में लिखा हुआ था वो कितने का था, ये था 10 लाख रुपये का। ठीक है, तो 2 लाख रुपये का गेन हुआ है। ठीक है, 2 लाख का गेन है। अभी इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल देखा था। तो ये जो है ना, ये सेल करके जो 12 लाख रुपया आया, ये कैपिटल रिसीट है हमारा। ठीक है, और ये जो 2 लाख का गेन है ना, ये जाएगा कैपिटल, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये जो 12 लाख का सेल है ना, ये नहीं जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में डायरेक्टली नहीं जाता, ये गेन जो है ये जाता है। ठीक है, हालांकि कैपिटल रिसीट ये है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ये वाला जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ था इट इज नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा वाला, प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब देखिए, जब शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इशू ऑफ शेयर्स, तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा ये प्रीमियम क्या होता है। ठीक है, लेकिन समझिए, शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए था, उससे ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो कितना मिला है, 1 लाख रुपया प्रीमियम मिला है, मतलब फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट। शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अगर मिल जाए ना, तो जो एक्स्ट्रा आता है उसको प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम यहाँ पे कितना मिला है, 1 लाख रुपया है। ठीक है, ये प्रीमियम जो होता है ना, ये कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट होता है। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर नंबर 3 देखिए, यहाँ क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इन कैश। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करके है, तो गुड्स क्या है, हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो रिसीट होता है सेल ऑफ गुड्स से, ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। ठीक है, ये हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए 5 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया था, 5 साल पूरा हो चुका है, अब वो 5 लाख रुपया पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही में ना, यहाँ 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपये जो मेन अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो मिल रहा है, साथ साथ 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये फिक्स डिपॉजिट जो है ना, ये जो वापस मिल रहा है मैच्योरिटी पर, ये कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रहा है। ठीक है, जो इन्वेस्ट किया था ना फिक्स डिपॉजिट का, ये मैच्योर हो रहा है, अब इससे पैसा आ रहा है वापस। तो ये क्या है, हमारा मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट जो है, ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट 40,000 रुपीज़ का, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम है। हमने देखा था रेवेन्यू रिसीट वाले में। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में हमने देखा था ना, रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये भी क्या, ये क्या है, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, ठीक है, आया बात समझ में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर लिया हमने। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है, गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड incurs द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंडिंग कब है, 31 मार्च 2022 का है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, इसका ईयर बिगिनिंग कितना होगा, स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2021 होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते क्या क्या लिखा है यहाँ पर। पहला है, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000। देखिए, सेकेंड हैंड फर्नीचर है,
आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही है ना, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज किया है 9,000 रुपीज़ का, तो ये फर्नीचर जो है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो 9,000 रुपीज़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। साथ ही देखिए क्या लिखा है, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट 1,000 रुपीज़। आपने पुराना फर्नीचर लिया था, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही था, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये आपके लिए फर्स्ट टाइम ही है, तो इसमें आपने रीपेंटिंग का जो खर्चा किया है 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। ये क्यों किया है, उस पुराने फर्नीचर को रेडी फॉर यूज कंडीशन तक लाने के लिए किया है। तो ये 1,000 का खर्चा जो है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा और फर्नीचर के कॉस्ट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और साथ में फर्नीचर को इंस्टॉल किया गया अपने ही वर्कमैन द्वारा, ठीक है, और उसको वेजेस कितना दिया है, 200 रुपया दिया है, ठीक है। तो ये वेजेस का खर्चा जो है ये जो है फर्नीचर को रेडी फॉर यूज कंडीशन तक लाने के लिए खर्चा किया गया है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 10,200 हो रहा है, ठीक है। आया बात समझ में, तो 1 समझ में आया। अब देखिए 2 में क्या लिखा है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा वर्थ ₹20,000। तो सिनेमा चलाने के लिए जो लाइसेंस लिया गया है, तो ये इंसिडेंटल कॉस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट लाइसेंस का जो खर्चा है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। सिनेमा जो है ना, उससे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए लाइसेंस का खर्चा किया गया है, ठीक है। तो लाइसेंस उससे कनेक्टेड है ना, उसके बिना तो चलेगा नहीं। तो ये जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ये 20,000 रुपीज़ जो है ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है इसको समझिए। During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 rupees. फाइन कितना है, 1,000 रुपया। तो ये 1,000 का जो फाइन है ना, ये हमने देखा था फाइन्स एंड पेनल्टीज वगैरह, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। और रिन्यूअल फीस जो दिया है ना 2,000 रुपया फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, अगले साल के लिए दिया है, ठीक है। अगले साल के लिए आज पे कर दिया, तो समझिए इस बात को, है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, लेकिन एक्चुअल बेसिस के हिसाब से ये इस पीरियड का अकाउंट ये एक्सपेंस में नहीं आएगा, ये अगले साल का अकाउंट एक्सपेंस में आएगा। तो ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल में प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, ठीक है। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, CE लिख देता हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फायर इंश्योरेंस 1,000 रुपीज़ पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 1 ईयर। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, 1 साल के लिए पे किया गया है। कब से, स्टार्टिंग डेट कब से है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2021। इसको ना थोड़ा ऐसे समझाता हूँ मैं, देखिए वह क्या है ना, जैसे ये टाइम लाइन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को हो रहा है एंड, ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ, 31 मार्च 2022 को हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो देखिए 1 अक्टूबर यहाँ कहीं होगा बीच में, ठीक है। यहाँ पर पे किया है 1 अक्टूबर 2021 को 1,000 रुपये का पे किया है, और कितने टाइम के लिए किया है, फॉर 1 ईयर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 6 महीने हुआ ना, लेकिन पे कितना किया है, 1 ईयर के लिए, यहाँ के लिए यहाँ तक पे किया है, ठीक है। 30 सितंबर 2022 तक पे किया गया है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, करेंट अकाउंटिंग पीरियड तो सिर्फ इतना है ना, करेंट अकाउंटिंग पीरियड जो है सिर्फ इतना है, ठीक है। तो ये जो 1,000 का खर्चा है ना, ये हुआ आधा इधर और आधा उधर। तो ये जो खर्चा है ना,
यहाँ के लिए, ठीक है, ये वाला जो है ये हो जाएगा 500 रुपये यहाँ पर, और ये जो हो जाएगा 500 रुपये यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 500 रुपीज़ है ना, करेंट पीरियड के लिए है, करेंट पीरियड में बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये 500 रुपीज़, ठीक है। और ये जो क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए अभी ही पे कर दिया, लेकिन इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो ये तो हमारा एसेट हुआ, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। आया बात समझ में। और ये प्रीपेड एक्सपेंस जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और जब नेक्स्ट ईयर इसका बेनिफिट मिल जाएगा तब इसको हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आया बात समझ, ओके, ठीक है। अब ये देखिए नंबर 4, यहाँ पर टेम्परेरी हर्ट्स के बारे में सेम ये पता है आपको, पहले ही बता दिया, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हमने कौन कौन सा कर लिया, हमने 5 कर लिया, हमने 4 भी कर लिया, ठीक है। अब कौन सा बचा है, अब बचा है इलस्ट्रेशन नंबर 7, तो इसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स है ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, हमें अभी ये समझना है, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, 10,000 रुपीज स्पेंड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मान लीजिए जैसे मशीन खरीदने के लिए, ठीक है, फॉरेन जाना पड़ा, फॉरेन जाने के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा लगा डायरेक्टर को, ठीक है। तो डायरेक्टर का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा है 10,000 रुपीज़ का, ये क्यों लगा हुआ है, ये उस मशीन को खरीदने के लिए लगा हुआ है। अगर मशीन परचेस नहीं करना होता तो ये 10,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी नहीं लगता, ठीक है। तो क्योंकि ये कैपिटल एसेट से यानी फिक्स एसेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये 10,000 का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, तो दे रखा है यहाँ। फिर देखिए अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स मान लीजिए, ठीक है, डेटर्स है। तो आपने सेल किया था उधारी में, ठीक है, उस वक्त पैसा मिला नहीं था, अब जाके पैसा मिला है, उस उधारी में जो बेचा था ना, तो डेटर से उस पैसा अब मिला है, ठीक है। तो ये तो रेवेन्यू नेचर का हुआ, ठीक है। तो ये जो रिसीट है ना इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये जो रिसीट है ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल नहीं रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ। अब देखिए नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट, ठीक है। उसी जगह पर ना बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए जो पुराना बिल्डिंग था ना पहले वाला, उसको तोड़ के हटाया गया, ठीक है। तो उसमें लेबर लगा होगा, ठीक है, बुलडोजर लगा होगा, तो सारा उसको उसमें जो खर्चा लगा होगा ना, डेमोलिशन का जो खर्चा आया है, ये क्यों किया गया है, ताकि बड़ा बिल्डिंग बनाया जा सके। और बड़ा बिल्डिंग क्या है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो ये जो डेमोलिशन ऑफ का खर्चा है ना, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। आया बात समझ, ठीक है। अब यहाँ लास्ट पॉइंट देखिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर, याद आया, पढ़ाया था ना। अगर स्टॉक से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम है तो वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, लेकिन फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। आया बात समझ। तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब क्या बचा है, तो इलस्ट्रेशन 1 कर लिया हमने, इलस्ट्रेशन 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, 7 भी कर लिया, 8 भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ ट्रू फॉल्स बचा हुआ है और MCQ बचा हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा थियोरिटिकल है, ठीक है।
इसमें देखता हूँ मैं, कुछ नया है तो बता दूंगा, बाकी अगर रिपीटेशन है तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। कुछ इसमें रिपीटेशन होगा तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही बात है, दोबारा बोलना पड़ेगा, वही सेम बात रिपीट होगा। तो कुछ नया है तो वो बता देता हूँ, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में क्या क्या नया है। देखिए, ट्रू फॉल्स में पहला क्या है, द नेचर ऑफ बिजनेस, क्या लिखा है, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। हमें पढ़ा था ना नेचर ऑफ बिजनेस, याद है, एग्जाम्पल था ना। अगर फर्नीचर का बिजनेस है और फर्नीचर रीसेल के लिए खरीदा जा रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जो फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा है, बाकी लोगों के लिए अगर फर्नीचर परचेस करता है तो क्यों कर रहा होगा, ऑब्वियसली रीसेल के लिए नहीं कर रहा होगा, फॉर यूज इन द बिजनेस कर रहा होगा, है ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ना, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ये गलत बात है, ये फॉल्स है, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 रिपीटेशन है, ठीक है। नंबर 3 भी रिपीटेशन है, 4 भी रिपीटेशन है, 5 भी रिपीटेशन है, 6 भी सेम रिपीटेशन है, ठीक है। तो ये जो है ना, सेम बात है, पहले हमने किया हुआ है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी देख लेते हैं एक बार। तो एमसीक्यू जो है, amount money spent 10,000 rupees at traveling expenses of the director on trips abroad, the purchase of capital received, सेम अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज स्पेंड एज लॉस फीस टू रिफंड, और सर ये भी देख लिया हमने। एंट्रेंस फी ऑफ 2,000 रुपीज रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब, ठीक है। ये नया है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अभी। एंट्रेंस फी ऑफ 2,000 रुपीज, ये जो है ना, ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये क्लब का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, उससे नहीं होता, ये वन टाइम फी होता है एंट्रेंस के समय में, तो बार बार नहीं होता, रिकरिंग नेचर का है नहीं, ठीक है। ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। फिर देखते हैं सब्सिडी ऑफ 40,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। तो गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिला हुआ है ना, ये वर्किंग कैपिटल के लिए है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, ठीक है। सब्सिडी है जो, सब्सिडी क्यों मिलता है, ताकि आपके बिजनेस को प्रमोट किया जाए, ठीक है। जैसे इंडिया में है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े इंडिया में, ठीक है। जैसे चाइना का तो मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, तो भारत क्या चाहती है कि यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो अब कोई मैन्युफैक्चरिंग क्यों करना चाहेगा, अगर उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा ना, तो कोई तो बिजनेसमैन जो है वो आगे आएंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए। तो गवर्नमेंट से कुछ 40,000 का सब्सिडी मिला है ना, तो ये रेवेन्यू रिसीव हो जाता है, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल के लिए मिला हुआ है, वर्किंग जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है ना, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस होता है, उसके लिए है। तो ये कैप रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, ये आगे लिखा नहीं है, ठीक है। वैसे भी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बताया था, अगर ये स्टॉक से रिलेटेड है, मान लीजिए अगर ये स्टॉक से रिलेटेड है तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। अगर ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो ये कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ये हमने बताया था। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव फ्रॉम, ठीक, कहीं से भी मिला हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है ना, तो ये इंटरेस्ट का रिसीट जो है ना, ये रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है। ये भी देखा था हमने। फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम आईडीबीआई ऐसा मीडियम टर्म लोन, देखिए लोन मिला है, ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरीली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड, देखिए ये है ना एक्रूअल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है कि सेल जो हुआ है ना, सेल से जो रेवेन्यू हुआ है उसको कौन कब रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन से पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ सवाल देखिए, ऑप्शन दे रखा है, क्या इसको जब सेल हुआ है तब करना है या जब पैसा मिला है तब करना है।
या फिर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाए तब करना है, तो कब करना चाहिए? तो देखिए बताया था ना, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से क्या होता है, जब राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाए, मतलब सेल कर दिया, भले पैसा नहीं मिला फिर भी इसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो यह सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, दोनों काट दीजिए, सही आंसर ये वाला है, ठीक है, ये है सही आंसर, जब सेल हो जाए, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से होता है। इसके अलावा एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कैश बेसिस के हिसाब से कब क्या होगा ना आंसर, कैश बेसिस के हिसाब से जब कैश मिल जाए तब रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है, तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखा जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस के हिसाब से क्या है, जब सेल हो जाए, ठीक है, तब रिकॉर्ड करना है, ठीक है, यानी कि जब कमा लिया जाए, अर्नड, ठीक है, व्हेन इट इज अर्नड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। तो जब यहाँ पर सेल हो गया तब ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है, भले पैसा नहीं मिला, ये एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से है, ठीक है। कैश बेसिस के हिसाब से क्या बताया कि जब कैश मिल जाए तब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग हम करते हैं एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000 रुपीज़, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट जो है 25,000 रुपीज़ है, वाइट वॉश एक्सपेंस जो है 5,000 रुपया है, और यहाँ क्या लिखा है, ये दोनों खर्चा जो है ना प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग से कनेक्टेड है। देखिए ऐसा नहीं है कि नया बिल्डिंग खरीदा या सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीदा, उस पर रिपेयर का खर्चा किया, वाइट वॉशिंग का खर्चा किया है। अगर सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीदेंगे और उस पर रिपेयर और वाइट वॉशिंग का खर्चा करेंगे तो वो रेडी फॉर यूज़ के लिए होगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये क्योंकि प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग है, तो इस पर रिपेयर कराया और वाइट वॉश कराया, तो ये दोनों खर्चा जो होता है ना, ये दोनों खर्चा, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों मिला दिया जाए तो 30,000 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। और साथ में आगे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, देखिए एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसमें तो 2.5 लाख का खर्चा हुआ ये। और इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, तो इससे भी कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन से और इम्प्रूवमेंट से जो कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ये जो खर्चा हुआ 2.5 लाख का ये और 19,000 का ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये कैपिटल नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आया बात समझ। यहाँ क्या पूछा है, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने वाला आइटम, ठीक है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट 30,000 है, ठीक है, आया बात समझ। तो इसके हिसाब से ये सही आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो थ्योरी है ना, थ्योरी जितना भी है ना, उसको मैं लास्ट में इकट्ठा करके एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है मुझसे, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस उसमें मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इस नोट्स का, आप इस नोट्स देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नोट्स का पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।